अच्छा जी, दैट्स वी आर टॉकिंग अबाउट द एसिड एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो इस टॉपिक से रिलेटेड दो क्वेश्चंस जो है वो आने के चांसेस हैं इंशाल्लाह। So as per the introduction, we know about acids. We have chemicals containing hydrogen ions in aqueous solution. ठीक है। अब हाइड्रोजन के जो आयन्स हैं इनको हम प्रोटॉन्स भी कहते हैं। सो आप उसको लिख सकते हो एज पर द डेफिनेशन कि एसिड एंड बेस जो है तो डिफरेंट केमिकल्स हैं, जिसमें से एसिड आपके पास वो केमिकल जो कि हमें H प्लस आइन दे रहा है या प्रोटॉन्स दे रहा है, प्रोटॉन डोनर्स। ठीक है। दो कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन, नेचुरल। नेचुरल एसिड्स आर आल्सो कॉल्ड योर ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है। अब ऑर्गेनिक एसिड्स जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके या तो फ्रूट्स में मिलेंगे या वेजिटेबल्स में मिलेंगे या किसी नेचुरल इंग्रेडिएंट के अंदर होंगे। और वो सारे वीक सिंथेटिक होते हैं। सारे वीक होते हैं, एग्जैक्टली ये सारे वीक होते हैं। दूसरा, मिनरल एसिड्स आपके जो कमर्शियल प्रिपरेशन पर आते हैं, लाइक सिंथेटिकली यू कैन से। और ये है हमारे पास एक छोटी सी लिस्ट रिलेटेड अबाउट ऑर्गेनिक एसिड्स दैट कंटेन लैक्टिक, जो योगर्ट में होता है या चीज में होता है। ऑक्सैलिक, सिट्रिक, सिट्रिक लेमन वगैरह। फॉर्मिक एसिड्स, इंसेक्ट बाइट्स स्पेशली एंट्स एंड बी स्टिंग। जूस ग्रेप्स में टार्टारिक है। विनेगर इज वेरी कॉमन, जो घर में भी यूज होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा कमर्शियली प्रिपरेशन विनेगर की जाती है। ठीक है। और मैलिक एसिड एप्पल्स में होता है। ऑल्दो दैट इनका जो पीएच होगा वो होगा अबव 4 समथिंग। ठीक है, जो यूजुअली ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। मिनरल एसिड्स सबसे ज्यादा जो हमारे कॉमन तीन हैं, जो तीन स्ट्रॉन्ग नेम्स हैं। नंबर वन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। ये तीन एसिड्स हमारे पास सबसे कॉमन है और सल्फ्यूरिक एसिड से बहुत ज़्यादा आपका यूज़ होता है कमर्शियली हर चीज़ में तकरीबन। एंड कार्बोनिक एसिड इज कोल्ड ड्रिंक, ये वीक एसिड है। सिंथेटिक में सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रस एसिड आर एसिड रेन कंपोनेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जिस तरीके से आता है उसमें पूछता है ना। Phosphoric acid is a very common acid which is used as a catalyst in commercial preparation of alcohol, synthetical preparation of alcohol। ठीक है, जो इथीन और स्टीम का रिएक्शन जो होता है, फास्फोरिक एसिड वहां पे यूज होता है। ठीक, ये भी वीक एसिड है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं एसिडिटी रिलेटेड कंटेंट, द टर्म एक्वस, व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि व्हेनेवर वी वांट टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, तो डेफिनेटली हमें वाटर चाहिए होता है उसको डिसॉल्व करने के लिए। अब अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा सो ये कभी भी आपके पास डिसॉल्व नहीं होते, ये अपनी जगह पे रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब या डिसॉल्व नहीं होने देते। इन टर्म्स ऑफ द वाटर, वाटर इटसेल्फ अ पोलर वन। सो ये पार्टिकल्स इजीली क्या कर रहे होते हैं, फ्री मूविंग आयंस की फॉर्म में स्प्रेड हो जाते हैं, एंड वी कैन इजीली कलेक्ट इट ओवर इट बाय यूजिंग योर इलेक्ट्रिसिटी पैसेज ऑफ दैट। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसका भी प्रॉपर्टीज है, एसिड्स की प्रॉपर्टीज। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये वाली, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ये बहुत कॉमन है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज यूजुअली गेट whenever we discuss with any particular acidic gases, especially sulfur dioxide. If you remember, हमने पास पेपर के अंदर भी किया था अहमद, याद है कल भी, उसके अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ था एक सल्फर डाइऑक्साइड से रिलेटेड। जी जी। सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं इनके अंदर किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं होती तो लिटमस पेपर यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स अगर हैं
जहाँ पे एसिड के आयॉन्स मोबिलाइज हो सकते हैं, वहाँ पे फिर लिटमस पेपर आपका प्रॉपरली काम करता है बिकॉज ऑफ द मोबिलिटी ऑफ द आयॉन्स। ब्लू लिटमस पेपर आपका रेड हो जाएगा। ठीक। और एसिड्स इलेक्ट्रोलाइट क्यों होते हैं? सिंपल रीजन इज दैट दे हैव फ्री मूविंग आयॉन्स। ठीक। एसिड को हम जब इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में लेकर आते हैं तो दे हैव फ्री मूविंग आयॉन्स। इस वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट कर सकते हैं। कैटायंस और एनायंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ फिर क्या करेंगे, मूव करेंगे। अपोजिटली चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये चार एक्टिविटीज हैं दैट द एसिड रिएक्ट विद मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल कार्बोनेट्स। ठीक है, ये चारों इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। मेटल के साथ ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज को भी फॉलो अप करेगा। नॉन मेटल्स के साथ एसिड्स रिएक्शन यूजुअली नहीं करते नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। मेटल ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स, अब इनको देख लेते हैं। इनकी जो केमिकल इक्वेशंस हैं, that the metals react with the acids to form salt and hydrogen। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का वो तुमसे टेस्ट भी पूछ सकता है। हाइड्रोजन आपके पास रिलीज हो रही है, उसका टेस्ट क्या होगा? ठीक है, रीलाइटनिंग स्प्लिंटर एंड प्रोड्यूस अ पॉप साउंड। ठीक। एंड हाइड्रोजन इज अ कलरलेस गैस, तो ये बबल्स की फॉर्म में क्या होती है, रिलीज होती है। अच्छा, यहाँ पे एफरवेसेंस का वर्ड आप यूज नहीं करोगे हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज्यादा स्ट्रीम उसके अंदर रिलीज नहीं होती। इट इज रिलीजिंग इन द फॉर्म ऑफ बबल्स थ्रू आउट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, only metals above in hydrogen in reactivity series that react with acids। अच्छा, अब इसमें दो चीजें, एक डाइल्यूट एसिड और एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। यूजुअली जो टॉप मेटल्स होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, दैट इंक्लूड ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ये जिंक तक, ये सारे आपके पास डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं। लेकिन जब हम नीचे की तरफ फॉल करते हैं, लाइक कॉपर हो गया, ठीक है, इसके अलावा क्रोमियम हो गया, ये सारे आपके पास डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रिएक्शन करता है, और कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इवन हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिएक्शन नहीं करता लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के साथ। ये जो मैं बात बता रहा हूँ उसको याद रखिएगा। अच्छा जी, मेटल ऑक्साइड्स सॉल्ट और वाटर बनाता है, एंड इट मे कॉल्ड अनयूटिलाइजेशन रिएक्शन एज वेल। ठीक है, सॉल्ट और वाटर। मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस सल्फ्यूरिक एसिड with any base, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद एनी बेस, या नाइट्रिक एसिड विद एनी बेस। तो अल्टीमेटली जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है, कि यहाँ पे इसकी जो इक्वेशन बनती है, दैट यू कॉल्ड इट आयोनिक इक्वेशन, वो क्या बनेगी, एंड दैट इक्वेशन इज ऑलवेज is your equation of neutralization, that is your H plus OH minus plus H2O। ठीक है, ये सारे एसिड्स के लिए इक्वेशन जो है वो सेम रहेगी। ठीक हो गया। अगर कोई कंफ्यूजन है आयोनिक इक्वेशन से रिलेटेड तो भाई वो मुझसे पूछ लीजिए, अगर याद नहीं आ रही तो देन वी कैन डिस्कस एज वेल दैट। अच्छा जी, मेटल कार्बोनेट। अब यहाँ पे तीन चीजें बन रही हैं, सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। कार्बन डाइऑक्साइड अगेन वही चीज कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास जो बनेगी उसमें दो चीजें वो और पूछेगा, कि कार्बन डाइऑक्साइड की ऑब्जर्वेशन क्या है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है। ठीक है, आरएस कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट बताओ क्या था, याद है? आरएस आवाज आ रही है? समी? जी सर। हाँ भाई, कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट बताओ मेरे भाई, याद है?
कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट सर इसका था सर, वो था ना लाइम वाटर। हाँ, लाइम वाटर, गुड। लाइम वाटर क्या करेगा भाई? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ठीक है, लाइम वाटर मिल्की में टर्न हो जाएगा। अच्छा अहमद, इसकी वो क्या थी, ऑब्जर्वेशन क्या थी? इसकी ऑब्जर्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड की या उसके कार्बन डाइऑक्साइड की, टेस्ट की कार्बन ऑब्जर्वेशन? डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व एज अ ब्रिस्क एफरवेसेंस, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ अ हम्म, कलरलेस गैस। हाँ, कलरलेस गैस एंड ब्रिस्क एफरवेसेंस, ठीक है, ये जरा सा याद रखना। अच्छा आयनिक जी सर। इक्वेशंस आप में कोई इशू तो नहीं है ना, समी, अहमद? नहीं सर। हाँ हाँ अरे सर। कुछ, हाँ कुछ कह रहे हो भाई, कहाँ गायब हो गए थे? मैं तुमसे पूछ रहा था कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट बताओ, यार वो समी ने बता दिया। अच्छा, हम्म, एफरवेसेंस लिखना जरूरी है या बबल्स चाहिए बस? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड में एफरवेसेंस लिखना जरूरी है। अच्छा सही। अच्छा दूसरी चीज, ये जो प्रॉपर्टीज यहाँ सामने भी नजर आ रही हैं, 4 प्रॉपर्टीज, ये सेम प्रॉपर्टीज है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है उसके अंदर भी यही है, ठीक है। यानी कि उसमें भी आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो मेटल से रिएक्शन करेगा, सेम एक्टिविटी परफॉर्म होगी। उसमें भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ जाएगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। सेम हाइड्रोक्साइड के साथ होगा, अगेन सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। मेटल कार्बोनेट के साथ जाएगा, अगेन वही सेम चीज बनेगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज सर होगी। मेटल कार्बोनेट बेसिक होते हैं या एसिडिक होते हैं इन नेचर? मेटल कार्बोनेट बेसिक होते हैं। बेसिक होते हैं तो इनकी भी आयनिक इक्वेशन मिलेगी, वो भी इक्वेशन यूटिलाइजेशन होगी। इक्वेशन यूटिलाइजेशन तो होगी, लेकिन यहाँ पे दो आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो आपके सबस्ट्रेट बनेंगे। अब वो सबस्ट्रेट क्या होंगे तुम्हारे? आयनिक इक्वेशन बना के देख सकते हैं? मैं, हाँ कर देते हैं अभी, 1 मिनट रुको, मैं बना के दिखा दूँ। थैंक यू। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बोनेट का रिएक्शन कर रहे हैं, स्क्रीन नजर आ रही है सबको, व्हाइट बोर्ड? जी। जी सर। जैसे CaCO3 प्लस H2SO4, एक्चुअल में क्या बनेगा? CaSO4 CO2 प्लस H2O, ठीक है। अब अगर हम इसको आयनिक इक्वेशन में ब्रेक करते हैं तो इसमें आप सबसे पहले तो आप कार्बोनेट और इसको ब्रेक करेंगे और ये ब्रेक होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ब्रेक नहीं होगी। वाटर आपके पास जो न्यूट्रल प्रोडक्ट है, ब्रेक नहीं होगा। सो Ca2 प्लस CO3 2 माइनस, ये ब्रेक हो गया। 2H प्लस SO4 2 माइनस, ये ब्रेक हो गया। Ca2 प्लस SO4 2 माइनस, ये ब्रेक हो गया। CO2 और H2 अपनी जगह पर रिटेन है। अब हमारे पास जो स्पेक्टेटर हैं, यानी कि जो दोनों साइड पे कॉमन है, वो कैंसिल हुए, ठीक है। अब जो अल्टीमेट आपका रिजल्ट बचा वो क्या बचा? CO3 2 माइनस प्लस 2H प्लस CO2 प्लस H2O, ये बनेगी हमारी आयोनिक हमने इक्वेशन। हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, गैस तो रिलीज हो जाएगी, और ठीक है। और वाटर जो है वो और हमारे water- पास न्यूट्रल प्रोडक्ट है, तो न्यूट्रल प्रोडक्ट कभी भी आयोनाइज नहीं होता। अच्छा। याद रखना ये वाली आयनिक इक्वेशन बहुत ज्यादा पेपर में आती है।
कार्बोनेट के आने की इक्वेशन। ठीक है। अच्छा दूसरा, अब अगर हमारे पास कोई भी एसिड आ रहा है, लेट्स सपोज एक और इक्वेशन देखो एसिड प्लस बेस की, जैसे एक सिंपल इक्वेशन तो हम ये बनाते हैं ना, HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस वाटर। ठीक है। सो H प्लस Cl माइनस आपने ब्रेक कर दिया, Na प्लस OH माइनस भी आपने ब्रेक कर दिया, Na प्लस Cl माइनस, और ये आ गया आपका H2O। सो Na से Na कैंसिल हो गया, Cl से Cl कैंसिल हो गया, ये आपका बन गया H प्लस OH माइनस और H2O। अब ये वाली जो आयनिक इक्वेशन है, जिसको तुम कहते हो इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये इक्वेशन किसी भी एसिड और तो किसी भी बेस के लिए सेम रहेगी। कोई कोई भी एसिड ले लो, कभी कोई भी बेस ले लो। मगर ऑक्साइड्स के लिए भी सेम रहेगी। ऑक्साइड्स के लिए नहीं चेंज होती है हमें, ऑक्साइड्स के लिए बता देता हूँ। एसिड और बेस जब मिलेंगे तो ये इक्वेशन हमारी बननी है। अब चाहे एसिड कोई भी हो, ऑक्साइड तो बेसिक है ना नेचर। नहीं बेसिक बिल्कुल नेचर है, लेकिन ऑक्साइड के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होता ना। सही है। ठीक है। उसकी जो इक्वेशन है वो न्यूट्रलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, बेस एंड एसिड आर रिएक्टिंग। लेकिन उसमें OH हम उसको इक्वेशन और न्यूट्रलाइजेशन नहीं कहेंगे। ठीक है। ठीक है। अब तो जैसे बस ये H2 इक्वेशन, हाँ प्लस ये OH वाली माइनस इक्वेशन में एसिड तुम कोई भी यूज करो, मतलब HCl की जगह एक और चलो एग्जांपल हम लेके इसको थोड़ा सा वो प्रूव भी कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं लेता हूँ इस दफा एसिड HNO3 और मैं बेस ले लेता हूँ KOH, प्रोडक्ट क्या बनना है मेरा, KNO3 प्लस H2O। नाउ अगेन इसकी मैं अगर ब्रेकअप करूं, ये बनेगा नाइट्रिक के लिए, ये बनेगा मेरा KOH, K प्लस NO3 प्लस H2O। स्पेक्टेटर मेरे कैंसिल हो गए, दैट व्हाट अगेन वी गेट H प्लस OH माइनस वी गेट H2O। समझ आ रही है? एसिड कोई भी हो, बेस कोई भी हो, इट डजंट मैटर, एज इट इज चलेगा आपका विदाउट ये एनी ऑक्साइड प्रॉब्लम। हाइड्रोक्साइड में होता है ये हाइड्रोक्साइड में होता है हमेशा। हमेशा, सेम इक्वेशन रहेगी। अच्छा दूसरी चीज, अगर हम बात करते हैं मेटल ऑक्साइड्स की, फॉर एग्जांपल, लेकिन वो चलेंगे सर। सही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेटल ऑक्साइड है CuO प्लस H2SO4। ठीक है। हमारा प्रोडक्ट क्या बनना है, CuSO4 प्लस H2O। अच्छा अब एक चीज याद रखो, मेटल ऑक्साइड्स हमेशा सॉलिड होती हैं। ठीक है। एंड सॉलिड सब्सटेंसेस जो भी हों, कभी भी आपके पास आयनिक इक्वेशन में ब्रेक नहीं होंगी, सॉलिड है ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये लिक्विड है। So if you want to make its ionic equation, so it will be like this: CuO plus 2H plus SO4 2 minus, Cu2 plus SO4 2 minus plus H2O। तो ये सल्फेट से सल्फेट कैंसिल हो गया, CuO plus 2H plus Cu2 plus H2O, ये इसकी आयनिक इक्वेशन है। ठीक है। हम इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बट वी कैन नॉट से दिस आयनिक इक्वेशन एज योर इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि इसके अंदर आपके पास फिर बेसिस जो होती हैं वो यूजुअली इनसॉल्युबल, जैसे कॉपर ऑक्साइड वगैरह होगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर स्पेसिफिकेशन आ सकती है। However, we can say that one more thing, जो सॉल्युबल हमारे पास होते हैं लाइक soluble oxides या soluble, मतलब एल्कलीज। yes, soluble metal oxides, ठीक है, form bases। ठीक है। अब इसमें अगर आपके पास ग्रुप नंबर 1 वाले हैं तो वो अल्कलीज बनाएंगे, लाइक Na2O
plus H2O, we get NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है हमारे पास, एक अल्कली है, स्ट्रॉन्ग अल्कली है। बट हम अगर इनके अलावा पढ़ते हैं, जैसे कि अगर हम पढ़ते हैं मैग्नीशियम को या कैल्शियम को, सो हम उसको बेस कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो स्पायरली सॉल्युबल है, यू कैन से द पार्शियल सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इक्वेशन लेते हैं लाइक Na2O प्लस HCl, व्हाट वी गेट, NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो ये जो Na2O है, ये आपके पास अगेन सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसको हम ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपकी जो आने की इक्वेशन है वो एज इट इज सेम बनेगी, फिर सॉलिड, aqueous, aqueous and liquid, so that we say Na2O plus H plus Cl minus, अच्छा इक्वेशन बैलेंस नहीं है, now it is balanced, so spectator कैंसिल हो गए, क्या बचा, Na2O plus 2H plus 2Na plus and H2O, ये इसके आने की इक्वेशन सेम, ठीक है। तो आयनिक इक्वेशन किसी भी पर्टिकुलर सर्टेन कंडीशन में सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। और आयनिक इक्वेशन को हम कॉमन इसीलिए रखते हैं कि इससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि आपके पास जो कंटेंट है, चाहे वो कोई भी एसिड हो, कोई भी अल्कली हो, कोई भी समथिंग लाइक दैट, XYZ कुछ भी हो, वो हमेशा क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। तो इक्वेशन को हम आसानी के साथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा जी, तो ये प्रॉपर्टीज हैं, इनसे रिलेटेड एक कंफ्यूजन भी दूर हो गई होगी कि मेटल ऑक्साइड और इसके क्या वो है आपके पास फर्क। एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इसका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड वाला कॉन्सेप्ट। Strong acids are those acids which can completely ionize in aqueous solution, or you can say strong acids are those acids which gives 100% strength of your mobility of ions, positive and negative। जबकि वीक एसिड्स जो होते हैं ये इतने अच्छे ज़्यादा मोबिलिटी को कंटेन नहीं करते। अब यहाँ पे ज़्यादातर हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं दैट कंटेन COO ग्रुप, ठीक है। सो ये हमारे पास अपनी मोबिलिटी को इतनी अच्छी तरीके से रिटेन नहीं कर पाते, जो ये वीक होते हैं। फुली आयोनाइज इन एक्वा सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग है, फुली आयोनाइज जो नहीं होते, पार्शियली होते हैं, वो आपके पास वीक है। अच्छा, बेसिस के अंदर भी यही सेम कॉन्सेप्ट है, वो बेसिस जो कि आपके पास कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएं वो आपके स्ट्रॉन्ग है, और जो कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते तो डेफिनेटली आयोनाइजेशन उसकी कम हो जाती है, तो वो वीक है, ठीक है। अच्छा, इसके इफेक्ट आपके इलेक्ट्रोलाइटिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर भी पड़ता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसके इलेक्ट्रोलाइटिकल प्रॉपर्टीज अच्छी होंगी, वीक होगा तो नहीं होंगी। नाउ हाउ कैन वी चेक एक एसिड है या एक बेस है, पीएच सॉल्यूशन के थ्रू हम मेजर करते हैं उसको, और पीएच डिपेंड करती है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, ठीक है जी। और हम ये लगाते हैं यहाँ पे एक कलर स्केल, और इस कलर स्केल को हम एक और नाम से याद करते हैं, किसी को याद है वो नाम? यूनिवर्सल इंडिकेटर। जी हाँ, यूनिवर्सल इंडिकेटर। न्यूट्रल पे ग्रीन होता है, एसिड में रेड होता है, और बेसिस में ब्लू टू पर्पल, ठीक है जी। इंडिकेटर्स की अगर बात कर ली जाए, वैसे इंडिकेटर का पार्ट ज़्यादातर एटीपीज के अंदर आता है। सो हमारे पास इंडिकेटर्स कुछ ये हैं जो हमारे कोर्स के अंदर हैं, जैसे कि आपके देख रहे हैं लिटमस पेपर एसिड में रेड होता है,
और बेस में ब्लू। मिथाइल ऑरेंज रेड होता है एसिड में और येलो होता है बेस में। स्क्रीन मिथाइल ऑरेंज है सही, लेकिन आज तक कभी यूज नहीं हुआ। ठीक है जी, ये यूजुअली एसिड में बहुत ज़्यादा इसका कलर डार्क होता है और दैट कलर इज वायलेट। ठीक है जी, और इन सम बुक्स मैंने पढ़ा है स्क्रीन मिथाइल ऑरेंज का कलर एज इट इज वही रहता है जो होता है रेड काइंड ऑफ। लेकिन ये है कि इसका ग्रीन कलर जो होता है अल्कलाइन के अंदर कंफर्म है फिक्स है। ये वाला अहमद बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम आयोडीन पढ़ते हैं यहाँ ब्राउन, ए लेवल में वायलेट। समझे? जी सर। अच्छा जी, फिनोल्फथलीन दैट्स योर कलरलेस। और पिंक सबसे ज्यादा जो आता है कॉमन एसिड जो हम एसिड कह रहा हूँ सॉरी इंडिकेटर, वो एक तो मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है, दूसरा फिनोल्फथलीन है। ये दो हमारे इंडिकेटर बड़े कॉमन है। सर इन सब इंडिकेटर्स के कलर्स पे न्यूट्रल में क्या होता है? न्यूट्रल क्योंकि में जो मुझे कलर्स याद है है ना, जैसा एटीपी में। फिनोल्फथलीन तो कलरलेस है, जी सर। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का है। और आई मीन हम वो लिख सकते हैं ना, कलर इन एसिड को हम न्यूट्रल में लिख सकते हैं क्योंकि वाटर नहीं नहीं थोड़ा नहीं 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 स्लाइटली नहीं, एसिडिक एसिड होता है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि वो सॉल्यूशन जैसे डिस्टिल्ड वाटर के अंदर हो। जैसे तो फिर कोई ऐसी लिस्ट है जिसमें इसके इनकी कलर्स लिखे हो न्यूट्रल में? न्यूट्रल के अंदर ऐसी कोई लिस्ट लाइक के वो तो नहीं है, यानी कि बुक्स वगैरह में नहीं है, लेकिन वैसे जनरली मैं बता रहा हूँ जैसा फिनोल्फथलीन का ओरिजिनल कलर होता है बिल्कुल ऐसे कलरलेस होता है। हम्म। मिथाइल ऑरेंज को ठीक। ऑरेंज कहते हैं इसीलिए कि एक डाई होती है ऑरेंज कलर की। ठीक है, सिमिलरली एक और ठीक। एक कैटलिस्ट यार क्या निकल रहा है मुझसे, इंडिकेटर है जो कि उसमें आया हुआ है हमारे पास पेपर्स में, ब्रोमोथाइमोल ब्लू। ठीक है, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ये जो इंडिकेटर है ये ब्लू कलर का होता है, जैसे ब्लू इंक होती है ना वैसा होता है। बट ठीक है अगर सर। हम इसको थाइमोल ब्लू को एसिड में डालें तो ये येलो कलर शो करता है, और जब हम डालते हैं इसको आपके अल्कली में या बेस में तो ये आपके पास पे ब्लू कलर शो करता है, डार्क ब्लू। अच्छा, बुक के सर अंदर मैं इसलिए पूछा क्योंकि एक एटीपी है, हम्म एक एटीपी का क्वेश्चन था जो हमारे मार्क्स में आया था। ठीक है। तो उसमें बेसिकली जो फॉर्म हो रही थी, हमने पहले इंडिकेटर डाला था और हम्म, उसके बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे थे वो बेसिकली न्यूट्रल था। तो उसमें हमें लिखना था कि ऑब्जर्व आप क्या करेंगे, तो उसमें हमें ये यही लिखना आप था ना कि उसमें देखिए, आप इंडिकेटर उसमें वो न्यूट्रल में क्या कलर होगा। लिखेंगे जो कि आप अगर आप एसिड से बेस ऐड कर रहे हो या बेस से एसिड ऐड कर रहे हो, क्योंकि जब हम टाइट्रेशन कर रहे होते हैं या हम इस तरह का एसिड बेस रिएक्शन कर रहे होते हैं तो कलर हमेशा इंडिकेटर का तब चेंज होता है जब वो न्यूट्रलाइजेशन की तरफ चला जाता है। जैसे हम्म। अगर मैं मिथाइल ऑरेंज यूज कर रहा हूँ, एसिड के अंदर मैंने मिथाइल ऑरेंज डाला रेड कलर का, अब मैं ब्यूरेट से एंटर कर रहा हूँ उसके अंदर बेस, ठीक है, तो वो उसका कलर चेंज मुझे कब पता चलेगा, येलो, जब वो रिएक्शन मेरा कंप्लीट हो चुका हो। समझ रहे हो? तुम वो कलर लिखोगे, जी सर, मतलब कलर फिर इसका चेंज क्या मतलब तो होता है। ये नहीं होगा ना सर? सर फिर इसका मतलब ये होगा ना कि जो प्रोडक्ट में फॉर्मूला है वो फिर बेसिक है, क्योंकि येलो बेसिक में होता है। वो बेसिकली बेस की तरफ जाएगा ना जब हमारे पास एसिड और बेस के आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, तब, क्योंकि एक्चुअल में अगर हम किसी इंडिकेटर के न्यूट्रल कलर को देखेंगे तो वो उस वक्त होगा जब वो डिस्टिल्ड वाटर के अंदर है। लेकिन अगर हमें रिएक्शन सिग्निफिकेंस चेक करनी होगी तो हम उसका कलर चेंज देखेंगे एसिड टूवर्ड्स बेस, कि एसिड अगर मेरा ठीक है मीडियम सर। था तो उसका कलर क्या था, और जब मैंने उसके अंदर बेस ऐड की तब उसका कलर क्या है, तो मुझे पता चल जाएगा कि ठीक है सर। अब मेरे पास जो है वो रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अच्छा, बुक जो है तुम लोगों के पास जो केमिस्ट्री मैटर्स है ना, उसके अंदर रेफरेंस पेज नंबर नोट कर लो, पेज नंबर 196 197, उसमें एक टेबल भी बना हुआ है, टेबल 11.4, ठीक है, टेबल जी सर। 11.4, उसमें इंडिकेटर का वो पूरा टेबल भी बना हुआ है, और ये वाला पूरा जो ये नीचे लाइन आ रही है यूनिवर्सल इंडिकेटर वाली पीएच की, ये भी इसके अंदर मौजूद है। लाइक रेड से हम जाते हैं ग्रीन की तरफ, ग्रीन से फिर हम जाते हैं डार्क पर्पल की तरफ। सर यूनिवर्सल इंडिकेटर के सारे कलर्स याद करना जरूरी होता है? नहीं नहीं, तीन कलर याद रखो, वो न्यूट्रल ग्रीन, एसिड रेड, और बेस में वॉयलेट, दैट्स इट। ठीक है सर। अच्छा जी, अब अगर हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन, तो मैंने बता दिया था। टाइप ऑफ ऑक्साइड्स देख लो जरा। ऑक्साइड्स बाइनरी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये मेटल और नॉन मेटल दोनों बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं।
और मेटल्स के साथ इनकी होती है बेसिक, और साथ साथ कुछ मेटल्स हैं जो कि एम्फोटेरिक बनाते हैं। ठीक है, जैसे जिंक और एल्यूमिनियम। जैसे जिंक है और एल्यूमिनियम हमारे साथ कोर्स में 2 हैं, जबकि आपके पास ज्यादातर नॉन मेटल्स एसिडिक बनाते हैं। सिर्फ 3 केमिकल्स हैं जो कि आपके न्यूट्रल हैं। ठीक है जी। और पीएच ऑफ द सॉइल, इसका सवाल पेपर एक में मिनट, आता है, लेकिन ये एनवायरमेंटल का पार्ट है आपका। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का बताएंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स अरीज वो एलिमेंट्स जो कि मेटलॉइड या आपके पास कुछ ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, जैसे कि आपका जिंक है, ठीक है, जी और जैसे कि आपके एल्यूमिनियम है, ये आपके पास बनाते हैं सर, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जिनकी नेचर आपके पास दोनों तरीके से। एल्यूमिनियम तो हाँ, सॉरी, एल्यूमिनियम तो हमारा मेटल वाली साइड पे नहीं आता। वो बिल्कुल है, लेकिन वीक मेटल है अच्छा ना, नहीं, सही है। स्ट्रॉन्ग नहीं है। और ये बात हाँ याद सही। रखें, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं ये आपके पास दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं, एसिड से भी और बेस से भी। सही। ठीक है। अच्छा, बुक जी में आपके पेज नंबर 200 और 201, रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, 200 एंड 201, ये हमारे पास जो है इसके ऑक्साइड्स के, इसके अंदर वो दी हुई है, डेफिनेशन वगैरह दी हुई है। ठीक है। अच्छा जी, सॉइल बिकम एसिडिक और बेसिक इन सम केसेस। अगर एसिडिक होती है तो उसमें बेस डाली जाती है, और बेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक हो गया। और अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं या कैल्शियम कंपाउंड डालते हैं तो उसके नतीजे में मसला क्या होता है भाई, मेन इशू क्या होता है? ये जितने भी हमारे सॉइल के नाइट्रेट्स हैं उनके साथ रिएक्शन करता है, और उसमें से बनती है अमोनिया, और सारी अमोनिया निकल जाती है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। और वो अमोनिया निकलने की वजह से नुकसान क्या होता है कि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। अच्छा जी, अगर पीएच ज़्यादा है तो कैल्शियम, पीएच कम है तो एल्यूमिनियम के कंपाउंड ऐड किए जाते हैं, यूजुअली एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम सल्फेट। ये आ चुके हैं एमसीक्यू के अंदर, तो उसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें ये तो याद रहता है कि आपने कैल्शियम डाला है, ये याद नहीं रहता कि भाई अगर पीएच कम है तो फिर क्या करना है, ध्यान में नहीं आता। तो एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स हम यूजुअली यूज़ करते हैं किस काम के लिए? सही है भाई, याद रखिएगा ये बात। अच्छा, पेज नंबर बता रहा हूँ रेफरेंस के लिए, पेज नंबर 384, पेज नंबर 384 आपकी जो बुक है उसका पेज नंबर 384, और ये पेज नंबर 384 में लॉस ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम फर्टिलाइजर का पूरा कंटेंट दिया हुआ है। लॉस ऑफ नाइट्रोजन का पूरा कंटेंट दिया हुआ है, ये कंटेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें नीचे पूरा लिखा हुआ, पूरा आंसर लिखा हुआ है, और ये पेपर में क्वेश्चन आता है 2 नंबर या 3 नंबर का। There's a calcium hydroxide and calcium oxide are widely used in agriculture to neutralize excess acidity in soil. However, both calcium compounds will react nitrogenous fertilizers to form ammonia gas, which then escapes into the atmosphere, which causes the loss of hydrogen from fertilizers. And nitrogenous fertilizers and lime should not be added to soil at the same time. तो सॉइल की फर्टिलिटी को ही क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है जी, याद रहेगा। ये वाली वो आने की क्वेश्चन जो अभी मैंने बताई थी, 10वां, ये होता है एक्चुअल में। Neutralization is a reaction between H plus ions and OH negative ions from the base. Got it? कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन रिलेटेड अबाउट द टॉपिक? अरीज स्पेशली आपसे। यहाँ पर ये जो ये वाले आयनिक इक्वेशन है, ये सारे सोल्यूबल में आएगी ना? ये सब सॉल्युबल में आएगी, ये तो वही है ना जो भी मैंने बताई थी आपको, इसका सही। वो है एनिमेशन। कोई टॉपिकल क्वेश्चन रिलेटेड? समी, अहमद, अरीज, क्लियर हो गया?
यस सर। और इस पास पेपर्स कितने Actually- किए? सर टोटल कितने हो गए? टोटल मेरे कितने हो गए